मेरे प्रिय विद्यार्थियों और दर्शकों, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है आप ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। अभी कल 12 जून 2022 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया और इसमें लगभग 25 प्रश्न इतिहास खंड से पूछे गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रश्नों की प्रकृति इस बार पिछले वर्षों के जो प्रश्न पूछे गए थे उनकी तुलना में काफ़ी कठिन है और इन 25 प्रश्नों में लगभग 5 प्रश्न ऐसे हैं जो एक अच्छे विद्यार्थी के लिए भी परेशानी का कारण बन सकते हैं। फ़िलहाल आपको इन 5 प्रश्नों के संदर्भ में बहुत और खोजी प्रवृत्ति का ना हो करके आपके लिए बेहतर है कि उन मूलभूत प्रश्नों पर फोकस करिए जो आपका सिलेक्शन निर्धारित करेंगे। आइए आज हम इन पूरे प्रश्नों का एक विश्लेषणात्मक व्याख्यान आपके सामने डिस्कस करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये व्याख्यान आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आइए आज शुरू करते हैं हम लोग पीसीएस की परीक्षा के इतिहास के प्रश्नों का विश्लेषण। आपके सामने पहला प्रश्न है। आप ये ध्यान रखिएगा कि मैंने इतिहास के प्रश्नों को सीधे तौर पे टाइप करवा दिया है, तो आपके पास चाहे वो ए सीरीज हो, बी सी अथवा डी सीरीज हो, आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चीजों को मिलान करना होगा। इसमें सीरीज के अकॉर्डिंगली मैंने क्वेश्चंस नहीं रखे हैं, तो आप अपनी सीरीज के अकॉर्डिंग प्रश्नों का मिलान कर लीजिएगा। अब देखिए, ये पहला प्रश्न जो आप देख रहे हैं मैच दी फॉलोइंग का प्रश्न है और पहला ही प्रश्न सर्वाधिक कठिन है। ये सामान्य विद्यार्थियों के लिए या फिर जो बहुत अच्छे विद्यार्थियों उनके लिए भी ये प्रश्न बहुत कठिन है। सामान्य तौर पे मुझे उम्मीद है ये विद्यार्थी नहीं कर पाए होंगे। पहला ऑप्शन इसमें दिख रहा है तलार। ये प्रश्न आपका विजयनगर साम्राज्य का है और तालार का मतलब होता है चौकीदार। तालार का मतलब होता है चौकीदार। अब आप इन विकल्पों को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। चुंगी का सुरक्षक, चोरी डकैती के मुकदमों का अधिकारी, रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी। अब ध्यान दो, चौकीदार का काम क्या होता है? वो रात में चौकीदारी करता है, पहरेदारी करता है। आप देख पा रहे हैं तालार, तो तालार के लिए मैच हो रहा है रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी। इट मींस चौकीदार। तो ए के लिए हम कहां पे मैच करेंगे? 3 पर। तो एज वेल जब विकल्पों पर आप ध्यान देंगे तो ए वाले विकल्प को आप देख रहे हैं वो 3 पर मैच हो रहा है, रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी। और दिए गए विकल्प में केवल और केवल ए वाले विकल्प में 3 का ऑप्शन बी वाले विकल्प में दिया हुआ है। इस प्रकार अगर आपको केवल और केवल तालार का उत्तर मालूम है तो बाकी के विकल्प अपने आप मैच हो जाएंगे और इस तरह जो पट्टकोल है वो ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी हो जाएगा। जो सहसाधिपति है वो चोरी डकैती के मुकदमों का अधिकारी हो जाएगा और जो बलाधिप आप देख पा रहे हैं वो चुंगी का सुरक्षक हो जाएगा। इस प्रकार पहले प्रश्न का जो सही मिलान है वो है 3, 4, 2 और 1। इट मींस बी वाला विकल्प। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किसने चिंतामणि भट्ट के द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तति का फारसी में अनुवाद करके उसका नाम तूतीनामा रखा? तो ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है और यहाँ पर बहुत एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। सही जवाब आप देख पा रहे हैं, रेड कलर से मैंने पॉइंट आउट किया है, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? आप ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास मोहनजोदड़ो से एक ऐसी विशेष मोहर मिली है जिस पर नाव का चित्रांकन हुआ है और इस चित्रांकन को आप एनसीईआरटी की बुक्स में भी देख सकते हैं। और लोथल एक बंदरगाह नगर है जहां से हमारे पास मिट्टी की नाव के मॉडल मिले हैं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अभी तक हमारे पास किसी भी हड़प्पाई नगर से
वास्तविक नाव के अवशेष नहीं मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे हैं कि कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। शर्ववर्मन और सामने लिखा हुआ है गया ताम्रपत्र अभिलेख, यही वाला विकल्प सुमेलित नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इस गया ताम्रपत्र अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त से है और समुद्रगुप्त को इसी अभिलेख में परम भागवत कहा गया है। आपके लिए यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गुप्त काल में किसने सर्वप्रथम परम भागवत की उपाधि ली। तो समुद्रगुप्त के लिए गया ताम्रपत्र अभिलेख में परम भागवत उपाधि का उल्लेख मिलता है। चौथे प्रश्न में देखते ही पता चल जाता है कि पहला विकल्प शर्ववर्मन का गया ताम्रपत्र अभिलेख सुमेलित नहीं है और बाकी के सारे अभिलेख सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। मुदकी का युद्ध, पोर्टो नोवा का युद्ध, शुकरखेड़ा का युद्ध और बेदारा का युद्ध। आपको ध्यान रखना चाहिए, ये प्रश्न भी काफी कठिन है। मुदकी का युद्ध वस्तुतः प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का अंग है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में 5 लड़ाइयां लड़ी गई थी, उसमें पहला मुदकी का युद्ध है 1845-46। पोर्टो नोवा का युद्ध 1781 में, ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंग है। इस युद्ध में कैप्टन आयरकूट ने हैदर अली को परास्त किया था। शुकरखेड़ा का युद्ध 1724 है और बेदारा का युद्ध 1759 है। इसके अनुसार बेदारा के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने डचों को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया था और उन्हें भारतीय राजनीति से पृथक होना पड़ा था। दिए गए विकल्पों में आप देखकर इसे मैच कर सकते हैं, आसानी से मैच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे हैं कौन सा अशोक का शिलालेख धार्मिक समन्वय के बारे में कहता है। ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, बताने की जरूरत नहीं है, सामान्य प्रश्न है, 12वां शिलालेख है। अगला प्रश्न 7वां आपके इतिहास से अलग है। वन्यजीव अभयारण्य 1975 में कहाँ पे स्थापित किया गया था। इस प्रश्न का संबंध इतिहास से नहीं है। हम लोग अगले प्रश्न पे विचार करते हैं और अगला प्रश्न फिर से एक बार काल क्रमानुसार व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। गदर पार्टी की स्थापना आपको पता है 1913। चिटगांव शस्त्रागार पर छापा अप्रैल 1930 आपको पता है, मास्टर सूरीसेन। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना आपको पता है 1914-15 के आसपास। और केंद्रीय असेंबली बम कांड, जिसमें बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था 1929। तो आप अगर मैच करेंगे तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 पहला दिखाई पड़ रहा है। 13 के बाद 14 बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना और इसके बाद फिर आप देख रहे हैं केंद्रीय असेंबली बम कांड 1929 और फाइनली चिटगांव शस्त्रागार पर छापा। ये प्रश्न मॉडर्न इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कठिन है। इसमें सारी चीजों को इतनी क्लियर कट करीबी ढंग से याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप परेशान ना हो। आइए अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। देखिए 9वां प्रश्न कह रहा है कि प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी। सरल प्रश्न है, 24 अगस्त 1946। अगला प्रश्न मेडवल इंडिया का है। औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। देखिए प्रश्न ऐसा कह रहा है कि औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर, ये बेसिकली उत्तराधिकार युद्ध से लड़ा गया, जो ढेर सारे युद्ध लड़े गए उनका क्रम आपको सजाना है और इसमें देवराय दर्रे की लड़ाई पूछी गई है। अंतिम युद्ध था देवराय दर्रे का युद्ध, जो निर्णायक युद्ध रहा। दारा शिकोह परास्त हुआ था मार्च से 1659। आप रेड कलर से मैंने इसको पॉइंट आउट कर दिया है। बनारस के पास शाह शुजा की पराजय 14 फरवरी 1658। सामूगढ़ का युद्ध 8 जून 1658 और दरमट की विजय अप्रैल 1658। आप इस विकल्प को जब मैच करेंगे तो आपके पास सी विकल्प आएगा 2 4 3 1। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए, ज्योतिबा फुले का संबंध है, बताने की जरूरत नहीं है, जाति पाति विरोधी आंदोलन से। और ज्योतिबा फुले ने ही एक संस्था की स्थापना की थी, सत्य शोधक समाज। और ज्योतिबा फुले की एक पुस्तक भी है, गुलामगिरी।
तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ज्योतिबा फुले का संबंध है जाति विरोधी आंदोलन से। और फिर अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इतिहास का प्रश्न नहीं है, फिर भी 24 जनवरी। और फिर ज्योतिबा फुले से ही जुड़ा हुआ अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो जवाब आपको पता है, ज्योतिबा फुले। ये सरल प्रश्न है, ये सामान्य तौर पर गलत नहीं होने चाहिए। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में भी मैच दी फॉलोइंग का प्रश्न है। कुछ भवन दिए हुए हैं और उनके निर्माणकर्ता। सुल्तानगढ़ी का मकबरा आपको पता है इल्तुतमिश ने बनवाया था। ये भारत का पहला मकबरा भी माना जाता है। लाल महल का संबंध बलबन से है। और जमैयत खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने, ये भारत की पहली पूर्ण इस्लामिक मस्जिद मानी जाती है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा ए के लिए तीसरा इल्तुतमिश। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 4 1 2, सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश, लाल महल बलबन, जमैयत खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो विकल्प है 3 4 1 2। अगला प्रश्न है, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? आपको पता है मारवाड़ से इनका संबंध है। मारवाड़ का शासक है मालदेव। और मारवाड़ की विजय शेरशाह की कूटनीतिक विजय भी मानी जाती है। और इसी युद्ध के बारे में शेरशाह सूरी कहता है, मैं मुट्ठी भर बाजरे के बदले हिंदुस्तान का साम्राज्य प्रायः खो चुका था। तो जैता और कुंपा मारवाड़ के शासक मालदेव के लिए लड़ते हुए शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन 16, प्राचीन इतिहास का सर्वाधिक कठिनतम प्रश्न है। अच्छे छात्रों के लिए भी इस प्रश्न ने चुनौती पेश की होगी। पुस्तकें पूछी गई हैं और उसमें उनके लेखक पूछे गए हैं। और मैं बताना चाह रहा हूं रागमाला, तो एक ही किताब आप इसमें से मिला लेंगे, रागमाला, और ये लेखक है पुंडरीक विट्ठल। रागमाला और पुंडरीक विट्ठल, रागमाला के लेखक पुंडरीक विट्ठल हैं। और इस विकल्प के मिलते ही सारे विकल्प अपने आप मिल जाएंगे। और फिर रस कौमुदी के लिए श्रीकंठ, राग विबोध के लिए सोमनाथ और चतुर्दंडी प्रकाशिका के लिए वेंकट रमन। फिलहाल ये प्रश्न बहुत कठिन था। मुझे लगता है कि अधिकांश छात्रों ने इसमें केवल अंदाजा लगाया होगा। फिलहाल इस प्रश्न की आपके सिलेक्शन में कोई भूमिका नहीं है। इस तरह के कठिन प्रश्नों के लिए आपको परेशान नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप क्या पूरे इतिहास की 2000 पुस्तकों को याद नहीं कर सकते। और क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है? भारतीय धर्म महामंडल, देव समाज, तो आपको पता है ये ऑप्शन दे रहा है बनारस, और आपको पता है कि देव समाज की स्थापना लाहौर में है। राधा स्वामी सत्संग, इस संस्था की स्थापना आगरा में है, लाहौर दिया हुआ है, गलत है। वो कह रहा है सही सुमेलित है, सनातन धर्म रक्षणी सभा, इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी, और यही विकल्प सही है, बाकी गलत है। ये प्राचीन भारत का प्रश्न है। वो कह रहा है कि किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिली है? आप ध्यान रखिएगा, आर्यक स्तंभ, वो बेसिकली शब्द है आयक, आयकों पर निर्माण, और वो है नागार्जुनी कोंडा का स्तूप। आयक एक प्रकार के चबूतरे हैं, चबूतरे के ऊपर बनाया गया स्तूप, और इट इज नागार्जुनी कोंडा का स्तूप। बहुत विशेष प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, कला और संस्कृति से पूछा गया है। अगला प्रश्न आप देखिए, वो कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कौन सा एक कथन सत्य है? शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। बिल्कुल ठीक बात है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात के सौराष्ट्र के शक शासक रुद्र सिंह थर्ड को परास्त किया था। और इन शकों की विजय के उपरांत उसने शकारी की उपाधि ली, और उसने चांदी के व्याघ्र शैली के सिक्के जारी किए। तो ये प्रमाण जो है शक विजय के संदर्भ में, रजत मुद्राएं बिल्कुल सही है। और वो कह रहा है कि इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। बिल्कुल सही है, लगभग 33 ग्रेन तक हुआ करती थी, आप ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, दोनों ही विकल्प सही है, 1 और 2। पहला विकल्प इस प्रश्न के उत्तर में सही है। क्वेश्चन नंबर 21, इस प्रश्न को आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत करीबी प्रश्न है, आसानी से हल कर लेंगे। डी के कर्वे,
आपको ध्यान रखना चाहिए डीके कर्वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो विधवा विवाह और महिलाओं की शिक्षा दोनों से संबंधित हैं। लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा, डीके कर्वे इट इज सचिव विडो रीमैरिज एसोसिएशन, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन या संस्था के वो सचिव थे। अगले क्रम में आप बीएम मालाबारी को याद रखिए। बीएम मालाबारी का संबंध हमेशा बाल विवाह के विरोध में रहा है और बीएम मालाबारी, आप देखिए, बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना। और आपको पता है कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट, बीएम मालाबारी के संघर्ष और उनका बड़ा रोल है इसमें। तो अगर आप ए को 2 के साथ मैच करेंगे और डी को 3 के साथ मैच करेंगे, ये दो विकल्प मैच करेंगे, आपको विकल्प मिल जाएंगे। अब आप देखिए यहां पे डीके कर्वे विडो रीमैरिज एसोसिएशन सामने दिख रहा है, और आगे जेईडी बैथ्यून कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य, और बीएम मालाबारी बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया। और इस प्रकार पहला विकल्प सही है। इस प्रश्न में आपने ध्यान दिया होगा, और इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा, भविष्य में भी कभी ना कभी रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत कॉमन प्रश्न है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया। इसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अगले प्रश्न में अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को क्रमानुसार व्यवस्थित करने की बात की गई है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि अलाउद्दीन की गुजरात विजय 1299 में है, और गुजरात विजय इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि नुसरत खान ने गुजरात विजय के दौरान ही मलिक काफूर को खरीदा था 1000 दिनार में, और यही कारण है कि मलिक काफूर 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये भी पता है कि गुजरात में बघेल वंश के शासक कर्णदेव का शासन था। कर्णदेव भागकर देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ चला जाता है, और कर्णदेव की पत्नी कमला देवी अलाउद्दीन के हाथों लग जाती है। वो बाद में अलाउद्दीन खिलजी की प्रमुख पत्नी बनती है। गुजरात विजय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस युद्ध में धन के बंटवारे को लेकर, युद्ध में लूटे गए धन के बंटवारे को लेकर नव मंगोलों ने सेना में विद्रोह कर दिया था। तो गुजरात विजय 1299। उसके बाद आप देखते हैं रणथंभौर की विजय 1300 है। उसके बाद आप देखते हैं चित्तौड़ की विजय, जिसमें पद्मावती ने जौहर कर लिया था, 1303 है। और फाइनली वारंगल की विजय 1310। आप मैच कर लीजिए, 2, उसके बाद 1, उसके बाद 4, उसके बाद 3, 2, 1, 4, 3, और डी वाला विकल्प इसमें सही आएगा। आप इसको ध्यान से मैच कर लीजिए। कि बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती, तो आप इसको ऐसे पढ़िए, कविंद्राचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण किसने प्रदान किया? तो शाहजहां ने प्रदान किया था। और आपको ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि कविंद्राचार्य के कहने पर ही शाहजहां ने बनारस में तीर्थ यात्रा कर को हटा लिया था। अगला 25वां प्रश्न बहुत ही रोचक प्रश्न है, कठिन प्रश्न है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए इस तरह का प्रश्न पूछा गया है, बहुत आश्चर्य होता है मुझे। भारतीय मजदूर संघ को मैच करना है, और एक बड़ी बात है कि भारतीय मजदूर संघ का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय मजदूर संघ का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है, और जैसे ही ये विकल्प मैच करेंगे आप, ए के लिए 4 वाला विकल्प, सारे विकल्प अपने आप मिल जाएंगे। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से दिखाई पड़ेगा आपको। आगे यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का संबंध आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी से दिखाई पड़ेगा, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का संबंध कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से आपको दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर केवल एक विकल्प आपको याद रखना है, भारतीय मजदूर संघ, और इसका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। वो बेसिकली इसी विकल्प के मिलते सारे विकल्प अपने आप मिल जाएंगे। यहाँ से हमेशा एक बार अधिकतर पूछा जाने वाला जो प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना, उसके प्रथम अध्यक्ष, हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता रहा है। फिलहाल ये अपने आप में इस बार पहली बार इस तरह का प्रश्न आया है कि पार्टी के साथ, किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ आप इसको मैच करिए, तो आप इसे याद रखिएगा। यद्यपि कि अगला प्रश्न जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, समाचार पत्र और प्रकाशन का स्थान पूछा गया है। कठिनतम प्रश्न है, इतिहास से संबंध फिलहाल नहीं है, उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंध है।
और स्वदेश समाचार पत्र की बात करूं अगर मैं, तो स्वदेश समाचार पत्र गोरखपुर से प्रकाशित होता था। और इस नाते इस विकल्प में भी जैसे ही आप ए को गोरखपुर के साथ मैच करेंगे, स्वदेश को गोरखपुर के साथ मैच करेंगे, सारे विकल्प अपने आप मिल जाएंगे। हो रहा है भारत बंधु के लिए हाथरस और नेक्स्ट इज सत्यवादी के लिए आगरा और शक्ति के लिए अल्मोड़ा। तो इस प्रश्न को आप उत्तर प्रदेश स्पेशल के तौर पे याद रख सकते हैं। आज के पेपर का अंतिम इतिहास का प्रश्न है। ये भी शिव और विष्णु और गणेश और सरस्वती के लिए इन्होंने प्रतीक चिन्ह देखे हैं। तो भगवान शिव का प्रतीक या फिर उनका जो अस्त्र है, संबंध त्रिशूल से है, बताने की जरूरत नहीं है। भगवान विष्णु का संबंध चक्र से है, भगवान गणेश का संबंध रस्सी या फंदे से है, और माँ सरस्वती का संबंध वीणा से है। वीणा वादिनी हमेशा माँ सरस्वती के लिए आया है। तो ये फिलहाल आज के पीसीएस के 2022 के प्रश्नों का एक सामान्य विश्लेषण था। इस प्रश्न पत्र में यद्यपि कि 4 से 5 प्रश्न बहुत कठिन हैं, इन प्रश्नों के लिए आपको परेशान नहीं होना है। बाकी जो सिंगल लाइनर प्रश्न हैं वो हमेशा रिपीट हुए हैं, और एज वेल जो मैच दी फॉलोइंग और जो क्रम सजाने वाले प्रश्न हैं, इस बार कमीशन ने दिखाया है कि कठिनतम प्रश्नों को, बहुत करीबी प्रश्नों को भी मैच दी फॉलोइंग और क्रम सजाने के लिए दिया जा सकता है। फिलहाल शुभकामनाएं, जल्दी ही मिलता हूं आपसे मैं अपने अगले लेक्चर में। धन्यवाद, नमस्कार।